Hello students, I am Neha Joshi from Suraj Kumari Gadodia, Adarsh Vidya Mandir, Sujangarh. I will help you in speaking English through Hindi to English. आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में एक सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, कितने भागों में होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है. So, let's start our first session, Understanding Simple Sentence. सिंपल सेंटेंस में 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो कि मेरे वाक्य का वह भाग होता है जिसके के बारे में बात हो रही है, किस जगह है या चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसे इंडिकेट करता है. फिर आती है वर्ब. वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो कि किसी कार्य के होने को दर्शाती है. अब ये जो क्रिया है इसके द्वारा हमको ये भी बात पता चलती है कि ये जो क्रिया हो रही है ये पास्ट में हुई थी, प्रेजेंट में हुई है या फिर फ्यूचर में होगी. उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मेरे सेंटेंस का वह भाग है जिसके द्वारा मुझे पूरी बात जो उस वाक्य में कही गई है वह समझ में आती है. एक तरह से मेरा ऑब्जेक्ट मेरे सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इन दिल्ली, वह दिल्ली में है. ही इज़ राम, वह राम है. आई एम नेहा, मैं नेहा हूँ. अब पहले 2 सेंटेंस में हम देखते हैं कि हिंदी में तो मैं वह बोल रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में जो मेरा सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में वो शी है, दूसरे सेंटेंस में वो ही है. इंग्लिश में यदि कुछ भी प्रोनाउन है तो अगर मैं उसमें किसी पुरुष या लड़के के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं ही का प्रयोग करूँगी या फिर उसके नाम का प्रयोग करूँगी. अगर मैं किसी लड़की या किसी महिला के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं इंग्लिश में शी का उपयोग करूँगी या फिर उसके नाम का उपयोग करूँगी. नाउ इन तीनों सेंटेंस में शी, ही और आई ये तीनों मेरे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में बात हो रही है. उसके बाद हम देखते हैं पहले सेंटेंस में इज़, दूसरे सेंटेंस में फिर से इज़ और तीसरे सेंटेंस में एम. ये मेरे वर्ब हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब हैं क्योंकि इन एग्जाम्पल्स में हमने मेन वर्ब का उपयोग नहीं किया है. मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का अंतर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. इन दिल्ली, राम और नेहा ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं. यह वह भाग है मेरे सेंटेंस का जो मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को. सब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग, कर्ता या सब्जेक्ट वो होता है जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो. जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, कोई ग्रुप के बारे में, किसी जगह के बारे में, कोई वस्तु के बारे में, जानवरों के बारे में, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में हम काम में लेते हैं. सब्जेक्ट के द्वारा ही एक सेंटेंस की शुरुआत होती है. वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और आगे जो पूरा सेंटेंस राउंड होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म होता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही बनता है. फिर आती है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. अब क्रिया वह पद होता है जो किसी काम के होने को बताता है और साथ ही साथ हमें उस काम के समय के बारे में भी जानकारी देता है. अर्थात वह काम भूतकाल में हुआ था, वर्तमान में चल रहा है या फिर भविष्य में होगा. ऑब्जेक्ट मतलब कर्म या वाक्य का वह भाग जो कर्ता या क्रिया के बारे में बताता है. जैसे हमने पहले सीखा कि ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य को पूर्ण करता है. मैं इसे इसलिए इतना रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे या सेंटेंस या फिर कन्वर्सेशन करना सीखेंगे या फिर हिंदी से इंग्लिश में जब हम वाक्य बनाएंगे तो ये तीनों ही चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा ही काम आएंगी. सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है. पहला होता है सिंगुलर, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं. दूसरा होता है प्लूरल, जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, शी, इट या किसी का नाम आता है.
ही का प्रयोग हम पुरुषों के लिए तब करते हैं जब हम सेंटेंस में उनका नाम नहीं लेना चाहते हों, और शी का प्रयोग हम तब करते हैं सेंटेंस में जब हम किसी महिला के बारे में या उसका नाम नहीं लेना चाहते हों। और इट का प्रयोग किसी चीज़ या वस्तु या फिर कोई ऐसी लिविंग थिंग जिसका कि जेंडर हमें नहीं पता हो, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट का दूसरा टाइप होता है प्लूरल, जिसे हम बहुवचन कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, यू यानी कि तुम या फिर आप। फिर आता है आई। आई हमारा थोड़ा स्पेशल केस है। आई का मतलब होता है मैं, लेकिन हम इसे बहुवचन ही काउंट करते हैं, क्योंकि जब भी हम आई का उपयोग करते हैं तो उसके साथ हम उन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज में आती है। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ ए बॉल, उसके पास एक बॉल है। आई हैव ए बॉल, मेरे पास एक बॉल है। दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हैं और दोनों ही वाक्यों में एक ही चीज़ की बात हो रही है, बस सब्जेक्ट अलग है। पहले वाक्य में ही सब्जेक्ट है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है हैज़, क्योंकि हैज़ एक ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं। जबकि दूसरे वाक्य में जब मैं आई के बारे में बात कर रही हूँ, अर्थात अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाया है आई हैव अ बॉल, उसमें मैंने हैव का उपयोग किया है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ होता है। तो जैसा कि मैंने बताया आई थोड़ा स्पेशल केस है, तो इसलिए अभी के लिए हम आई को एज ए प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में रीड करेंगे। अब बारी आती है वर्ब की। वर्ब के भी दो भाग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे शब्द होते हैं इंग्लिश में जिसका हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि गुड, तो उसका हिंदी में मतलब होता है अच्छा। मॉर्निंग बोल रही हूँ तो उसका मतलब होता है सुबह है। वॉक बोल रही हूँ इंग्लिश में, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चलना। लेकिन हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंटेंस का टेंस बताते हैं। फिर आती है हमारी मेन वर्ब, जो कि मेरे एक्शन वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड्स ऐसे शब्द हैं जो किसी काम को बताते हैं, जैसे कि आना, जिसको हम इंग्लिश में कम बोलते हैं, जाना, जिसको हम इंग्लिश में गो बोलते हैं, खाना मतलब कि ईट, रोना मतलब क्राई, हंसना मतलब कि लाफ। ऐसे कई वर्ड्स हैं जो हमारे एक्शन को बताते हैं, किसी कार्य के होने को बताते हैं, जिन्हें हम मेन वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गुड। ही इज़ गुड हमारा ऐसा सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब है ही नहीं। हिंदी में इसका अर्थ होता है वह अच्छा है। वह के लिए हमने ही का प्रयोग किया है, अच्छा के लिए गुड, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि वाक्य की हिंदी है वह अच्छा है, तो हमने वाक्य में है को बताने के लिए इज का प्रयोग किया है। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है। यहाँ वाक्य में ईट्स मेन वर्ब है। नाउ लेट्स सी अबाउट ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट अगेन मेरे सेंटेंस का वह पार्ट है जिसके बिना मेरा वाक्य अधूरा है, फिर भी अधूरा नहीं है। कैसे? इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ दे प्ले मतलब वे खेलते हैं, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। अगर मैं बोलती हूँ दे प्ले क्रिकेट, तो मैं मेरे सेंटेंस को और ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। इससे सामने वाले व्यक्ति को क्या खेल रहे हैं ये समझने में आसानी होगी। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में बोलती हूँ आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, तो ये एक अधूरा सेंटेंस होकर भी अधूरा सेंटेंस नहीं है, हम उसे गलत नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं आई कॉल्ड के बाद हिम जोड़ देती हूँ, तो सामने वाला व्यक्ति जो समझ रहा है मेरी बात को ईजिली समझेगा। किसे बुलाया जा रहा है? उस व्यक्ति को। आई कॉल्ड हिम, हिम को बुलाया जा रहा है। अब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा पार्ट है, इसे समझने के दो तरीके होते हैं। हम दो क्वेश्चन के थ्रू जो वर्ब के साथ करते हैं, उसके द्वारा यह जान सकते हैं कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। वो दो क्वेश्चन है व्हाट यानी कि क्या, whom यानी कि किसे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में है दे प्ले क्रिकेट। अगर मैं क्वेश्चन करूं व्हाट दे प्ले, तो मुझे मेरा उत्तर मिल जाता है दे प्ले क्रिकेट।
नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, आई कॉल्ड हिम। कॉल्ड के साथ अगर मैं प्रश्न करती हूँ whom कॉल्ड, किसे बुलाया, तो उत्तर होगा उसे बुलाया, यानी हिम को बुलाया। हम इस प्रकार व्हाट और whom का यूज वर्ब के साथ करके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।